हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड प्रीवियस क्वेश्चन 2022 का। यानी 2022 के डीएलएड में जो प्रश्न पूछे गए थे एसएसटी से, यानी जनरल स्टडी से जो प्रश्न पूछे गए थे, आज उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह का पैटर्न होता है डीएलएड का और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक एक सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठें ताकि हर एक बिंदुओं पर जो चर्चा होगी उसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? चुआर एक विद्रोह था, ठीक है, एक रेबेलियन था। तो ये शुरू कब हुआ? यह पूरी घटना को अगर आप समझना है तो बंगाल में मेदिनीपुर एक स्थान है, एक जगह है। बंगाल के मेदिनीपुर में इसकी शुरुआत जो है वो 1769 ईस्वी से की गई थी और जो 1809 ईस्वी तक चला था। 1769 में शुरू किया गया था और 1809 ईस्वी तक चला था। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता तो उसकी मनोबल लगातार बढ़ते चली जा रही थी और यही वजह था कि वो कहीं ना कहीं जो है वो शोषण करना चाह रहे थे। तो वहाँ के जो भूमिज जनजाति थे, यानी कि जंगल महल के जो भूमि जनजाति थे उस एरिया के, उस क्षेत्र के, तो भूमिज जनजातियों को उन लोगों ने चुआर से पुकारा, चुआर बोलकर पुकारा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लुटेरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपमानजनक ये शब्द था और इसी के अगेंस्ट में आकर इन लोगों ने अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, ठीक है, मान सम्मान बचाने के लिए जो विद्रोह भूमि जातियों ने किया 1769 ईस्वी में, वो कहलाता है चुआर विद्रोह। तो आपने देखा कि चुआर विद्रोह, ठीक है, की शुरुआत 1769 ईस्वी में की गई। तो यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? क्योंकि आपको समझना होगा कि भारत की जो संविधान की रचना है, भारत की जो संविधान बनाई गई है, उसमें भारत के विश्व के अलग अलग 9 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है और तब भारत की संविधान की रचना की गई है। तो आपको ये जानना होगा, हर एक बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में रूस से क्या लिया गया है या आयरलैंड से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जापान से क्या, तो ऐसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है वो याद कर लेना होगा। फिलहाल मैं आप इस पॉइंट पे बात करता हूं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो समवर्ती सूची लिया गया है, तो निश्चित रूप से मूल कर्तव्य नहीं लिया गया। अब दूसरा है रूस, तो रूस से ही मूल कर्तव्य लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तीसरा में है अमेरिका, तो अमेरिका में जो है वो अमेरिका से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। और उस तीसरा डी में ऑप्शन है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से जो है वो संसदीय प्रणाली लिया गया है। तो इस तरह से कुल 9 देश ऐसे हैं जिन देशों से भारत के संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। तो आपको ये 9 याद कर लेना है, हर बार कोई ना कोई सवाल इससे आ जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा सवाल का। तीसरा प्रश्न में है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो फिर लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, ये ऐसा कब हुआ था और कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार हुआ था? तो आप जान लीजिए कि संविधान के अंदर जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो भी किसी दूसरे देश से लिया गया है, वो है दक्षिण अफ्रीका। आपको 9 देश को याद कर लेना है। तो यहाँ पे सवाल है कि किस संविधान संशोधन, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ये 1976 ईस्वी में जब हुआ था, 42वां संशोधन जब हुआ था संविधान के अंदर, तो 42वां संविधान संशोधन में ये जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था, अर्थात आपातकालीन लगा दिया गया था और वो समय था इंदिरा गांधी जी का। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अगला सवाल का, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारत देश के अंदर जो प्रेस की जो शुरुआत की गई या प्रेस का जो जनक जिसने जन्म दिया, तो वो कौन है? अब इसमें पहला है राजा राममोहन। तो आपको पता है कि राजा राममोहन और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन दोनों ने मिलकर भारत में सती प्रथा का समाप्त किया था। तो इनका संबंध जो है वो प्रेस से नहीं है। अब गोविंद मोहन का भी संबंध प्रेस से नहीं है। अब जेम्स ऑगस्टस हिक्की,
तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है, इनको ही भारत का प्रेस का जनक कहा जाता है। यानी भारत में प्रेस का जनक जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। और विनोबा भावे के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का एक नारा दिया था विनोबा भावे ने। ठीक है, इसके बाद है 5वां सवाल है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मैंने पहले भी चर्चा किया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ है 6 वर्ष। ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि आप जो है वो कॉपी में नोट करते रहे। अगर मेरे चैनल पर बिल्कुल नया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि प्रत्येक वीडियो जो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे और इसी तरह से लाभ लेते रहे। शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इससे लाभ मिले। अब हम बात करते हैं अगला वीडियो यानी कि अगला प्रश्न यानी 6ठा नंबर पे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 6ठा प्रश्न पर। तो 6ठा प्रश्न में है कि निम्न में कौन एक अधात्विक खनिज है। यानी ये जो 4 विकल्प दिया हुआ है, शीशा, कॉपर, टीन और चूना पत्थर, इसमें कौन ऐसा विकल्प है जो अधात्विक खनिज है, यानी ऐसा खनिज है जिसमें धातु का अंश या धातु का मात्रा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें अधात्विक खनिज कौन है। इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। अब देख लीजिए कि चूना पत्थर में किसी भी प्रकार का कोई धातु नहीं पाया जाता, तो ये क्या हो गया, ये अधात्विक खनिज हो गया। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न है कि मीन कैम्प किसकी रचना है। मीन कैम्प, ठीक है, यानी कि मीन कैम्प जो एक बुक है, एक पुस्तक है, ये किताब किसने रचा, किसने लिखा, मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिटलर। यानी मीन कैम्प जो है वो हिटलर के द्वारा लिखा गया एक किताब है। समझ गए। 8वां प्रश्न को देखें कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है। यानी कि वो कौन 2 देश है जिसके बीच में पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। यानी श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है। यानी भारत में चुनाव, ठीक है, एक पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। पहले आप इस पद्धति को समझिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव भारत में होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसको संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने का भी डर है, तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से हर एक बिंदु पे विस्तार से चर्चा नहीं कर पाता हूं, वीडियो बड़ा होने की वजह से। लेकिन आप जो है वो मेरे प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, हर एक चैप्टर पे अलग अलग वीडियो बना के डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि एकल संक्रमणीय पद्धति में चॉइस सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार हैं, 1, 2 और 3 है, तो ये तीनों उम्मीदवार को वोट करने के लिए चॉइस सिस्टम आपके पास मौजूद है। अर्थात जैसे आपको 1 नंबर इसको देना है तो इसको दे सकते हैं, 2 इनको देना तो इसको दे सकते हैं, 3 इनको देना तो इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पद्धति और फिर इसका और विस्तार भी है, संक्षेप में मैंने आपको बताया। तो इस तरह की जो पद्धति है चुनाव का वो कहलाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत में 10वां सवाल है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है। देखिए प्रत्येक बार कोई ना कोई एक तापीय विद्युत परियोजना पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो भी बिहार के अंदर विद्युत परियोजना है आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। इसका सही उत्तर है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में अवस्थित है। यानी भागलपुर बिहार का एक ऐसा राज्य है जिसमें कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे 11वां क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। देखिए सवाल को पहले ढंग से समझना है, क्योंकि अगर सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप उसका उत्तर दे देंगे। बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता है जो व्यवहारिक है, जो आप समझते हैं, बस आपको सवाल को समझना है। तो सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, यानी ये 4 विकल्प जो दिया हुआ है, अगर सत्ता में किसी को भागीदारी दे दिया जाए कि आप भी सत्ता में रहेंगे, किसी भी कम्युनिटी को भागीदारी दिया जाए कि आप भी सत्ता में रहेंगे, तो उसका जो है सही लाभ क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी भागीदारी में सत्ता में भागीदारी दी जा रही है
तो जब भी मिलेगा इसका जो रिजल्ट परिणाम, तो हमेशा वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। तो इसी के अनुसार हम देखते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, तो ये सकारात्मक है नहीं, ये तो नकारात्मक बात है कि कोई भी निर्णय लेने में, फैसला करने में समय लग रहा है, देर हो रही है, विलंब हो रहा, तो ये नकारात्मक रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं भागीदारी का सही लाभ तो ये हो नहीं सकता। दूसरा, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, यानी अगर सभी समुदाय को भागीदारी में सत्ता दिया जाए तो आपसी फूट और बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, फिर ये भी निगेटिव नकारात्मक बात है, नहीं हो सकता है। तीसरा है विविधताओं में वृद्धि, इसमें भी नकारात्मक बात है कि विविधता में वृद्धि हो जाएगा, कैसे, जब सबको सत्ता में भागीदारी मिल गई तो विविधता में वृद्धि हो ही नहीं सकता है। इसके बाद विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी, ये एक पॉजिटिव बात कहा जा रहा है, सकारात्मक तथ्य है कि अगर सभी समुदाय को भागीदारी दे दिया जाए सत्ता के अंदर, तो समुदाय के बीच में जो टकराव है वो कहीं ना कहीं कम जाएगा। तो इसका सही उत्तर यही है कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ यही होगा। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न में कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में बार बार आप पढ़े हैं इसके विषय में। तो इसका सही उत्तर क्या है, इंग्लैंड, यानी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद है भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई। भारत में रेल परिचालन, यानी कि भारत के अंदर जो है वो रेल के चलने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप जानते होंगे, सही उत्तर क्या है, 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिचालन की जो शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में हुई। पहली बार जो ट्रेन चलाया गया था वो मुंबई से थाने तक चलाया गया था। यह शासन था, यानी किसके ये में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था, समुद्री मार्ग से, ठीक है, ये जो है वायु मार्ग से नहीं, समुद्री मार्ग से, ठीक है। सबसे पहले जो परिभ्रमण पूरे विश्व का किया था उसका नाम क्या था, उसका सही उत्तर है मैगलेन, यानी मैगलेन एक ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण किए थे। बाकी के विषय में आप जानते हैं जैसे कोलंबस, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका की खोज, फिर यहाँ कैप्टन कुक ने दक्षिणी छोर की खोज ऑस्ट्रेलिया का, इसके बाद जो वास्को डिगामा के बारे में आप जानते हैं, भारत का खोज। तो इस तरह से जो है ये मैगलेन सही उत्तर है, और मैगलेन ने विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले समुद्री मार्ग से किया था। इसके बाद 15वां सवाल है कि पहला अंतरराष्ट्रीय विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ था। यानी कि पहले आप समझ लीजिए इसको बढ़िया से कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कब कब हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो सबसे पहला हुआ था वो सबसे पहला हुआ था 1992 ईस्वी में। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं 1992, 1997 और 2002, ठीक है। तो इस तरह से पहला जो है हुआ था कहाँ, तो ये आपको गया ब्राजील के रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो जो शहर है, इसी रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से 15 सवाल हो गया। अब हम 5 सवाल और देखेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग 16वां सवाल पे बात, अब हम प्रश्न 16 नंबर पे बात करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डीएलएड प्रीवियस क्वेश्चन पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अभी एसएसटी से संबंधित जो सवाल पिछले वर्ष यानी 2022 में पूछा गया था, ठीक है, तो उसी सवाल को हम लोग अभी इस डिस्कशन में लाए हैं। और चूंकि कई डेट में होता है ये डीएलएड का एग्जाम, जैसे मान लीजिए अभी जो आज एग्जाम होना है तो 13 मार्च से होगा, तो 13 मार्च, 18 मार्च पर जो है सो 20 मार्च, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। और कई शिफ्टों में होता है, तो प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग सवाल किए जाते हैं। तो उन्हीं सवालों को संग्रहित करके जो है वो एक जगह लाया जा रहा है और आपके समक्ष रखा जा रहा है, ठीक है। पहला अब इसमें सवाल है 16 नंबर में कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ये सवाल है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो यहां देख लीजिए ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 5। अब ये आपका सही उत्तर मैं बता दूं पहले कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो बिल्कुल एक सटीक आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं। एट कुंभ को आप याद रखेंगे। आपका ये देख लीजिए
6 राज्य इसमें शामिल हो गया। जैसे ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, ठीक है, के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और बी से अपना बिहार। तो इस तरह से यह 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो आप ऐड कुंभ से आप इसको याद कर ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद है निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले प्राथमिक ऊर्जा है क्या या कहते किसको, ऐसे समझिए। तो ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो हम जो डायरेक्ट प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा कोई अपना जो है वो खेल नहीं है, हम उसको किसी मशीन में नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए कोयला नहीं जला रहे हैं और संयंत्र नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से जो है वो आपका निम्न में प्राथमिक ऊर्जा है। तो देखिए कोयला, तो कोयला जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का ही जो है उदाहरण है। पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा का ही उदाहरण है। प्राकृतिक गैस तो प्राथमिक ऊर्जा का ही उदाहरण है। तो एक विद्युत ऐसा इसमें ऊर्जा है जो हम लोग इसको कई मशीनों से, कई प्रक्रियाओं से गुजारते हैं, तब जाकर विद्युत का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसीलिए विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। चलिए, इसके बाद है 18 नंबर का प्रश्न है कि दालों के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। दालों के लिए, ठीक है, यानी दाल जो आप जानते हैं, दाल उगाते हैं, जैसे आप मसूर है, ठीक है, अरहर है, ठीक है। तो ये दालों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो पहले समझिए, पहला ऑप्शन कहता है दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। दूसरा है दलहन फलीदार फसलें हैं, तो ये भी सही है, दलहन फलीदार फसल है, उसमें फल लगता है। तीसरा है वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, ये भी सही। आपने देखा होगा कि खेत में कुछ और फसल है, आरी पे भी लगा हुआ है, या खेत में दूसरा फसल के साथ भी उसको लगा दिया गया, तो ये भी रोटेशन में लगता है। और डी में है कि दालों को गहन सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ क्लियर है कि ये धान तो नहीं ना कि इसमें गहन सिंचाई लगातार पानी से इसको पटाया जाए। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि ये जो है दाल के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। और इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न में कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अब यहां सवाल समझ लिए, ये लोकतंत्र जो है उसको सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो भी विकल्प होगा वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वोत्तम कह रहे हैं। तो किसी को हम लोग सर्वोत्तम कब कहेंगे, जब उसमें कुछ क्वालिटीज होगी, कुछ अच्छाई होगी, तभी ना सर्वोत्तम कहेंगे। तो आप पहले आइए इस पे आ जाइए, विकल्प पे आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, निर्णय में देरी, तो ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। निर्णय लेने में देरी हो रही है तो नकारात्मक, तो इसके चलते तो हम उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र को जो है वो सर्वोत्तम शासन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय भावना का अभाव। अगर लोकतंत्र से राष्ट्रीय भावना का अभाव हो रहा है, राष्ट्रीय भावना में कमी आ रहा है, तो किसी कीमत पर इसको जो है सो हम लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी नकारात्मक बात कहा जा रहा है। राजनीति चेतना का अभाव, अब राजनीतिक चेतना का अभाव कहा जा रहा है कि राजनीतिक चेतना में कमी आएगी, तो डेफिनेटली गलत है, कमी तो आ ही नहीं सकता है। राजनीतिक में तो लोग और ज्यादा, लोकतंत्र की बात जब आएगी तो जो है वो जनता का राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगा, तो ये भी गलत है। अंतिम है डी में जनमत संग्रह के आधार पर, यानी जनता का जनमत जो है वो जो वोट है, ठीक है, इसको संग्रहित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा जमा किया जाता है, तो इसी आधार पर हम लोग जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं लोकतंत्र को। बिल्कुल सही उत्तर, ये पॉजिटिव है। तो ऐसे भी यदि बात कुछ समझ में नहीं भी अगर आपको आ रहा है और आपने सवाल को समझ लिया कि हम किसी चीज को सर्वोत्तम कहेंगे, तो कब कहेंगे, जब कोई इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा, ना कि नकारात्मक होने से हम इसको, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा तो इसको सर्वोत्तम हम नहीं कर सकते। जब सारे पेनों से ये अच्छा चलेगा तभी सर्वोत्तम होगा। तो इसी तरह से आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। इसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस था, यानी भोपाल जो त्रासदी गैस कांड हुआ था, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में, ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस था। तो आपको याद होगा कि उसमें करीब करीब 3800 लोग जो है वो तुरंत के तुरंत जो है सो मर गए थे, यानी उसमें क्या हुआ था, रिसाव हो गया था, ठीक है, किसी संयंत्र से जो है वो गैस लीक कर गया था। और वो गैस कौन सा था, वो गैस था मिथाइल
आइसोसाइनाइड। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड एक खतरनाक गैस जो करीब करीब 40 से 45 टन था और ये जो है सुरिसाव हो गया था, ठीक है, भोपाल के अंदर। ये 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की घटना है, उसमें करीब करीब 3800 लोग मर गए थे, इसीलिए यह घटना बड़ी खतरनाक था। ये इसको आप ये गैस इस घटना के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ही जिम्मेवार है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि डीएलएड प्रीवियस क्वेश्चन 2022 जो एसएसटी से संबंधित सवाल किए गए थे, मैंने आपके समक्ष रखा 20 प्रश्नों को, और 20 प्रश्नों पर मैंने जो है वो बिल्कुल डिस्कस करते हुए आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा, सीखा होगा और आपने अपनी कॉपी में इसे लिखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक बात जरूर याद रखिए कि दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप भी लाभान्वित होइए और दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो, तो शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।